नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज हम भारत के तूफानी चैलेंज का विश्लेषण करेंगे। 17 मई से 26 मई यानी कल तक 9 दिनों में भारत के लिए दूसरी तूफानी चुनौती है। पहले अरब सागर में ताउते तूफान उठा, उसने तबाही मचाई और अब बंगाल की खाड़ी में तूफान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यास तूफान का रूट क्या है, इससे किस तरह के नुकसान की आशंका है और इससे बचने के लिए क्या तैयारियां हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब से उनके जो कोरोना पर्चे का विश्लेषण है वो हम करेंगे। कोरोना काल में दवा का पर्चा डिकोड करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जिस तेजी से कोविड के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर नीतियां बदल रही हैं, उतनी तेजी से भारत में दवा के पर्चे पर लिखी जाने वाली दवाएं नहीं बदल रही। महामारी में नीतियों और प्रोटोकॉल्स की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है और इसे अपडेट न करने से जनता को गंभीर साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। सवाल यह है कि आपको जो दवाएं लिखी जा रही हैं, क्या उनमें स्टेरॉइड की मात्रा सही है? क्या डॉक्टरों के पर्चे नई अंतर्राष्ट्रीय कसौटियों पर खरे हैं? भारत में उन दवाओं का इस्तेमाल क्यों हो रहा है जिनका प्रयोग न करने की हिदायत WHO दे चुका है? डॉक्टर के एंगल से देखें तो वो वही लिख रहे हैं जो सरकार की नीति और प्रोटोकॉल के तहत मान्य है। ऐसे में दवाओं के साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हम इस पहलू पर फोकस करेंगे। कोरोना से बच कर जी रहे लोग ब्लैक फंगस को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि इस जानलेवा बीमारी से चल रहे युद्ध में हथियार यानी इंजेक्शन की कमी है। एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इस बीमारी से संक्रमित अलग अलग मरीजों को उनके शरीर और रोग की गंभीरता के हिसाब से 15 से 25 दिन तक हर रोज 4 से 8 डोज इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। ब्लैक फंगस की इस दवाई का ये गणित परेशान कर रहा है, इसे कैसे ठीक किया जाएगा ये भी बताएंगे। और सोशल मीडिया की मिडनाइट मुसीबत का तेज विश्लेषण करेंगे। आज रात 12 बजे से भारत में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत में क्या बदलाव आने वाला है, इसका जवाब आपको खबरदार में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात तूफान की। भारत की एक बड़ी आबादी समुद्री किनारों पर रहती है, इसीलिए जिस रफ्तार से चक्रवाती तूफान आ रहे हैं वो देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ताउते तूफान से सामना हुआ था। ऐसा तूफान गुजरात ने 23 साल में कभी नहीं देखा। अब यास तूफान का सीधा खतरा उड़ीसा और बंगाल में है, जो पिछले साल आए अम्फान तूफान से भी ताकतवर माना जा रहा है। जिन्होंने अम्फान तूफान से तबाही देखी है, उनके लिए डर और चिंता की बात है कि यास कैसी तबाही लेकर आएगा। खतरा बहुत बड़ा है और इस खतरे से निपटने की चुनौती बहुत बड़ी है। हफ्ते भर के अंदर दूसरा खतरनाक तूफान, और इस बार निशाने पर ओडिशा और बंगाल। तूफान यास की आहट ही डरा रही है। यास की जो आहट है वो सुनाई पड़नी शुरू हो चुकी है। मैं समुद्र की स्थिति आपको दिखाऊंगा का कितना रफ होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो बारिश हो रही थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और आसमान का रुख अगर हम करें तो आसमान में बादल जो छाए हुए थे वो घनीभूत होते दिखाई देने लगे हैं। और ये जो पूरा का पूरा तटीय इलाका है इस वक्त सुनसान सा लगने लगा है, क्योंकि पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो 2-3 दिन पहले से ही शुरू किया गया था उसका फल हम देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया गया है, और अभी भी हालांकि कुछ लोग हैं उनको समझा बुझाकर जो साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी भी हमारे पास काफ़ी वक्त है, 1 दिन का वक्त है। आज का दिन है जो भी प्रिपरेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए। ये तूफान अम्फान से भी खतरनाक है, ताउते से भी ताकतवर है। बंगाल में 10 लाख लोग सीधे खतरे में हैं, लेकिन बंगाल से भी बड़ा खतरा ओडिशा में है, जहां तूफान सीधे टकराने वाला है। मृत्युंजय जी, जो जिस तरीके से अभी चक्रवात बनता हुआ दिखाई दे रहा है इनसैट पे, किस तरीके की इसकी रफ्तार है, क्या दिशा है, कब तक ये अलग अलग कोस्टल इलाकों को हिट करेगा? ये जो चक्रवात है अभी पारादीप से लगभग 280 किलोमीटर दूर पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है, और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसका विंड का स्पीड अभी 110-120 किलोमीटर जैसा है, और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल सुबह यानी सुबह 5 या 6 बजे
उड़ीसा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा, तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ओडिशा के भद्रक में धामरा पोर्ट और चांदबाली के बीच बुधवार की सुबह यास तूफान का लैंडफॉल होगा, लेकिन बुधवार दोपहर के बाद तूफान विकराल हो जाएगा। ओडिशा के भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है, क्योंकि 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेंगी और इसमें 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक खतरनाक झोंके आ सकते हैं। हम जो प्रेडिक्ट किए थे ऐसे ही ये चल रहा है और ओडिशा तट पर ये जाने का उम्मीद है। और ये बालेश्वर और धामरा के बीच में इसका जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, माने केंद्र जो पॉइंट है वो जाएगा तट के ऊपर। और ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, कहाँ, क्योंकि वहाँ विंड स्पीड 120 से 165 किलोमीटर तक विंड हो सकता है। वो यही 4 और 5 जिले कवर कर रहे हैं, जैसे केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। इसके साथ साथ ये जो ग्रीन एरिया है वो अभी कवर कर रहा है यहाँ जो एडजनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा और वेस्ट बंगाल, और जो वायलेट एरिया है वो झारखंड तक जा रहा है और ये सभी एरिया में कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसे तूफान में बड़ी तबाही लाने की ताकत है। तूफान के टकराने से पहले के 6 घंटे और उसके बाद के 6 घंटे बहुत खतरनाक हैं। इसलिए हर तैयारी करना जरूरी है। पिछले 3 दिनों से ओडिशा के समुद्री तट खाली करवाए जा रहे हैं। समुद्री इलाकों से 1.5 लाख लोग हटाए गए। आज तक है ग्राउंड जीरो में। इस वक्त हम बालासोर में हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने जो किश्ती है वो खड़ी कर दी है, वो रिलीफ सेंटर्स में जा चुके हैं। जी मैडम, चुनौती बहुत बड़ी है। यहाँ लगभग हमें 10,000 लोगों को इवाकुएट करना है। हमारी कई टीमें लगी हुई हैं। उसी क्रम में आज हम इस गांव में आए हैं। यहाँ के लोगों को संभावित तूफान के खतरों से हम अवगत करा रहे हैं। इनको सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ने के लिए हम इनको समझा रहे हैं कि आप साइक्लोन सेंटर की तरफ जाएं। खतरे की जद में ओडिशा के 7 जिलों से 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगी है। नेवी, एयरफोर्स अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की 52 टीमें ओडिशा भेजी गई हैं। 45 टीमें बंगाल भेजी गई हैं। अभी पूरी तरह से अपने उफान पर है समुद्र। लहरें काफी ऊंची उठ रही हैं, कम से कम 3 से 4 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और जो अंदाजा लगाया गया है कल तक ये 10 से 12 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। तो ऐसे में समुद्र में जाने लायक स्थितियां नहीं है, पहले से ही मना कर दिया गया है। और जो कच्चे घर हैं तटीय इलाकों में, उनको पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया है ऊंची और सेफ जगहों पर, जो साइक्लोन सेंटर बोलते हैं। देखिए, अभी एक पुलिस की एक और टीम यहाँ पर आ रही है। लगातार पुलिस यहाँ पर गश्त भी लगा रही है। बंगाल में 20 जिलों में अलर्ट है। कम से कम 10 लाख लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं। कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इस वक्त हम लोग दीघा में एक साइक्लोन सेंटर में आए हैं। ये बड़ा साइक्लोन सेंटर है। इस तरह के लगभग 4 बड़े साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं और छोटे मोटे लगभग 10 से 12 साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं। और जो तटीय इलाके हैं वहां से लगभग 2,500 लोगों को अभी से ही वहां से रेस्क्यू कर इन साइक्लोन सेंटर में लाया गया है। बड़े बड़े जो रूम है वहां पे 10, 12, 15 लोगों को रखा गया है। लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला गया है। हमारे पानी बहुत ज्यादा लहर उठ रहा है। 10 থেকে 15-20 फुट पानी ऊपर से उड़ने के से उछल पड़ेगा तो अब आदमी भाग जाता है। उसके पहले हम लोग उसको तुरंत अच्छा से जगह से हम लोग रखने के लिए तैयार करता है। बंगाल में दीघा के साथ साथ ओडिशा से जुड़ा पूरा समुद्री तट अलर्ट पर है। अम्फान से तबाही को पिछले साल बंगाल देख चुका है। ऐसे में अम्फान से भी खतरनाक तूफान सभी को डरा रहा है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगनास के बोकखाली एकदम जो टिप एंड है पश्चिम बंगाल का, और सामने ही बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे अभी का सिचुएशन ऐसा नजारा हमें दिखाई दे रहा है कि लहरें बहुत ही तेजी से सामने उभर कर आ रही है और यहाँ पे पूरा एकदम हाई अलर्ट जारी है। साइक्लोन का लैंडफॉल भले ही बालासोर के आसपास हो, पारादीप, उड़ीसा से लेकर सागर यानी कि यहाँ तक और इसी इलाके तक उसका रेडार रहेगा, ऐसा ही रेंज दिया गया था मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। साइक्लोन अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल में 1 साल के भीतर ये दूसरा साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। यास का बड़ा खतरा बंगाल, ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश पर भी है, लेकिन जिस तरह का यह खतरनाक तूफान बताया गया उसमें इसका असर झारखंड, बिहार और पूर्वी यूपी तक भी दिखेगा।
सूर्याग्नि रॉय और बालासोर से कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्रा, दीघा, आज तक। यास तूफान के चैलेंज को हम एनिमेटेड ग्राफिक्स के जरिए जरा ट्रैक करते हैं ताकि आप वो पूरा रास्ता समझें कहां पर खतरा है। तो यास तूफान उड़ीसा में धामरा में 26 मई की सुबह टकरा सकता है। टकराते समय तूफान बहुत भीषण होगा। वैज्ञानिकों ने यास को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा है। यास तूफान के असर से 26 मई की शाम तक बंगाल खाड़ी के पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य और उत्तर के इलाकों में बेहद ऊंची लहरों के उठने की आशंका है। यास तूफान का अनुमानित रास्ता उत्तर पश्चिम दिशा है। उड़ीसा तट के धामरा पोस्ट पर टकराने के बाद कल दोपहर तक तूफान और आगे बढ़ते हुए उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पारादीप और सागर द्वीपों के बीच पार करेगा। इस दौरान तूफान की गति बेहद खतरनाक बनी रहेगी। जिन जगहों पर यास तूफान का खास असर पड़ने की आशंका है वो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, साथ ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। प्रभावित इलाकों में यास तूफान का असर आज से होना शुरू हो गया है और 27 मई तक अलग अलग इलाकों में भारी बारिश या बहुत भारी बारिश होने की आशंका बनी रहेगी। आज से ही और कल यानी 26 मई को उड़ीसा में यास तूफान में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। कल पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। 26 और 27 मई को झारखंड में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। यास तूफान बिहार में भी 27 मई को भारी बरसात करा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार पिछले एक दशक में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान 11% बढ़ गए। इनमें भी 2014 से 2019 के बीच इन चक्रवातों में 32% की बढ़ोतरी हुई है। चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। ये तूफान ताकतवर भी हो रहे हैं जिनमें हवा की रफ्तार औसतन 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी एक साफ वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का तापमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से चक्रवात ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जैसे आमतौर पर अरब सागर में समुद्र की सतह का जो टेम्परेचर होता है वो 28 से 29 डिग्री रहता है, लेकिन जब पिछले हफ्ते ताउते तूफान आया था तो अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान 31 डिग्री था। जैसे जैसे समुद्र का तापमान, समुद्र की सतह गर्म होती है वैसे वैसे कमजोर से कमजोर तूफान और ताकतवर हो जाएंगे। एक अध्ययन के अनुसार तूफानों की ताकत हर दशक में करीब 8% बढ़ रही है। सत्रह मई को ताउते तूफान और 8 दिन के अंदर ही यास तूफान। एक पश्चिमी छोर पर अरब सागर से उठा तूफान, दूसरा पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान और दोनों तूफान भयानक। ये भारत के सामने चक्रवाती तूफानों की नई चुनौती है क्योंकि पिछले 20 साल में चक्रवाती तूफानों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। 2001 से 2010 के बीच जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को मिलाकर करीब 20 भयानक चक्रवाती तूफान आए थे, तो 2010 से 2020 के बीच ऐसे 27 चक्रवाती तूफान तबाही मचा चुके हैं। इससे भी पिछले कुछ सालों में ऐसे चक्रवाती तूफान कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं जिनके सामने हर तैयारी के बावजूद बड़ी तबाही होती है और जिस तबाही की मार भारत की उस बहुत बड़ी आबादी पर पड़ती है जिसका जीवन और जिसकी जीविका समंदर के किनारे ही चलती है। भारत की कोस्टल लाइन करीब 7,500 किलोमीटर लंबी है। इस कोस्टल लाइन में देश के 70 जिले आते हैं और इनमें करीब 25 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके से चक्रवाती तूफानों से प्रभावित होते हैं। इसमें पूर्वानुमानों के आधार पर बेहतर तैयारी से काफी जानें अब बचाई जा रही हैं, लेकिन जो आर्थिक नुकसान होता है उसे किसी भी तैयारी से रोकना बहुत मुश्किल है। अभी पिछले साल अम्फान तूफान ने उड़ीसा और बंगाल में बड़ी तबाही मचाई थी। बंगाल में सुंदरबन के इलाके को बर्बाद कर दिया था। लाखों लोगों के घर उजड़ गए। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चक्रवाती तूफान आम्फान के करीबन सिर्फ 1 साल के अंदर ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के खाड़ी में साइक्लोन यास इम्पैक्ट करने वाला है। बौखाली में है जो पश्चिम बंगाल का सदर्न मोस्ट टिप है। ये दुकानें अभी फिलहाल बंद है। ये टूरिस्ट टाउन है और इन लोगों की जो बिजनेस या फिर रोटी रोजगार जो है वो टूरिज्म के ऊपर से आधार है। प्रद्युत जी के साथ हमने बात की जिनकी ये दुकान है। उनका दावा ये है कि आम्फान से पहले बुलबुल, फिर आम्फान और अब यास,
जो इन सी कोस्ट या फिर बीचेस के ऊपर से जब ये जाती है, इन दुकानों पे ही नहीं बल्कि इनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे भी बहुत बड़ा वार करके जाती है। लोगों को तबाह कर देने वाले ऐसे चक्रवाती तूफान पहले अधिकतर बंगाल की खाड़ी में उठते थे, लेकिन अब अरब सागर में भी उठने वाले तूफानों की संख्या बढ़ने लगी है। अरब सागर में 2011 से 2020 के बीच 17 छोटे बड़े चक्रवाती तूफान आए हैं, जो 1890 के बाद से किसी भी दशक में अरब सागर में सबसे ज्यादा आने वाले तूफान हैं। अब अरब सागर में उठने वाले तूफान ताकतवर भी हो रहे हैं और ऐसे तूफानों में हवा की रफ्तार कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। ऐसे ही तूफान ताउते ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाई थी और अब बंगाल और उड़ीसा का सामना ऐसे ही ताकतवर तूफान याद से है। सूर्याग्नि रॉय और बालासोर से कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्रा, दीघा, आज तक। महामारी आने के 1.5 साल बाद भी कोरोना की कोई रामबाण दवा नहीं है। समझ लीजिए कि दुनिया भर के डॉक्टरों का मरीजों के लिए पर्चा लिखना एक तरह से अंधेरे में तीर मारने जैसा है। डॉक्टर वायरस को खत्म करने के लिए सिस्टम में मौजूद उन तमाम दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कारगर हो सकती हैं, लेकिन महामारी के दौरान सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। कोरोना वायरस नया दुश्मन था, पूरी दुनिया को इसका इलाज भी ढूंढना था और इसके बारे में जानने के लिए रिसर्च भी करना था। यह काम साथ साथ चलता रहा और दवा लिखने की नीतियां लगातार बदलती रहीं, नए नए प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस आते रहे। भारत में ये बदलाव तेजी से नहीं हुए। भारत में डॉक्टर जिन दवाओं को पर्चे पर लिख रहे हैं उन्हें लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। दुनिया की तमाम रिसर्च और स्टडीज और मेडिकल जर्नल्स में स्टेरॉइड्स के ज्यादा इस्तेमाल को गलत बताया गया है और कई दवाओं के प्रभाव को खारिज किया गया है। ऐसे में भारतीय डॉक्टर्स के कोरोना पर्चे का विश्लेषण जरूरी है। इन दिनों तमाम रिसर्चर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर और आम लोग डॉक्टरों की लिखी दवाइयों और उनके पर्चों पर बहस कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि जब दुनिया के कई देशों ने कोरोना की दवा को वक्त के साथ बदला, तो भारत इसमें पीछे क्यों चल रहा है? अब भी दुनिया की गाइडलाइन से बाहर हो चुकी दवाएं क्यों दी जा रही हैं? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी सबूत के आधार पर दवा, मेडिकल साइंस की इस थियोरी की सबसे बड़ी आधारशिला है वो विश्वास और वो ईमानदारी जो डॉक्टर और मरीज के बीच होती है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का यह मानना है कि कोरोना वायरस के इलाज के दौरान धड़ल्ले से लिखी जा रही दवाओं की वजह से मेडिकल साइंस की इस आधारशिला को क्षति पहुंच रही है। अगर भारत में किसी शख्स को कोरोना का संक्रमण हुआ तो उसे डॉक्टर से जो पर्चा मिलता है उसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, डॉक्सी, आइवरमेक्टिन 12 mg के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मल्टीविटामिन और जिंक की दवाएं तुरंत शुरू करने को कहा जाता है। लेकिन इंग्लैंड के 176 अस्पतालों ने एजिथ्रोमाइसिन 500 को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि यह दवा कोरोना वायरस पर कोई असर नहीं करती। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपने रिसर्च में एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सी को कोरोना के लिए असरदार नहीं माना। लेकिन आज भी भारत में ये कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं में शामिल है। WHO ने डॉक्टरों के पर्चे में धड़ल्ले से लिखी जाने वाली आइवरमेक्टिन 12 mg पर सवाल उठाए हैं। भारत में संक्रमित मरीजों को यह दवा खूब लिखी जा रही है। कई राज्यों की कोविड किट में इस दवा का जिक्र है, लेकिन WHO यह मानता है कि आइवरमेक्टिन दवा के कोरोना मरीजों पर पॉजिटिव असर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यहाँ तक कि आइवरमेक्टिन बनाने वाली फार्मा कंपनी भी कोरोना पर असर का दावा नहीं करती। डॉक्टरों के पर्चे पर कोरोना मरीजों को जिंक भी दिया जा रहा है। हालांकि अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि कोरोना मरीजों पर यह अच्छा असर करता है या नहीं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने रिसर्च में कहा है कि इस दवा से मरीजों को फायदा होने के सबूत नहीं मिले हैं। अमेरिकी सरकार की हेल्थ एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन भारत में यह दवा इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर अभी भी दी जा रही है। आजकल हम लोग कोविड महामारी में इतना डर गए हैं कि हमें जो भी ड्रग्स कहीं से भी मिलती है हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो सोशल मीडिया पे जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो सबके फोन पे आजकल बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। इनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेट हम लोग जगह लंबे समय तक इनको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक टैबलेट जिंक की हम लोग बहुत कॉमन खा रहे हैं, उससे पेट में दर्द होना, उल्टी आना, ये सब हो सकता है। जो हम लोग कैल्शियम खा रहे हैं या जो हम लोग इतना ज्यादा विटामिन सी खा रहे हैं, इससे भी आगे चल के पेट की तकलीफें हो सकती है। ओवर प्रिस्क्रिप्शन
इन्फेक्शन वैसे ही खराब चीज है, लेकिन कोविड में तो इसने एक तरह से मात ही कर दी। इतनी दवाइयां, इतनी एंटीबायोटिक्स, जबकि ये पता है कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, 90% अपने आप ठीक होते हैं, लगभग वेट एंड वॉच की जरूरत होती है। लेकिन क्योंकि इतना पैनिक है कि पेशेंट भी और डॉक्टर भी ये समझते हैं जैसे दवाई से ही पेशेंट बचेगा। भारत में बहुत से लोग मान रहे हैं कि रेमडेसिविर से कोरोना मरीज की जान बच सकती है। भारत में डॉक्टरों ने पर्चे में रेमडेसिविर खूब लिखी, पर WHO की राय एकदम उल्टी है। Where every time there is enough evidence on a particular drug, we update the guideline, and this was done for remdesivir several months ago. Based on the available evidence, there were about 5 trials that were available at that time, of which the Solidarity trial was the largest, multi-country trial in more than 30 countries. सवाल उठे कि क्या भारत में डॉक्टर के पर्चे में स्टेरॉयड की मात्रा सही है? क्या कोरोना के इलाज के लिए भारत में मरीजों पर जरूरत से ज्यादा स्टेरॉयड का इस्तेमाल हुआ? कई एक्सपर्ट्स ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के लिए स्टेरॉयड्स को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अमेरिका के एक नॉन प्रॉफिट एकेडमिक मेडिकल सेंटर मायो क्लिनिक के प्रोफेसर एस विंसेंट राजकुमार ने कहा कि भारत में स्टेरॉयड के हाई डोज को रोकना चाहिए और ये सिर्फ कोरोना के गंभीर मरीजों को ही देना चाहिए। ब्लैक फंगस के कहर को देखते हुए भारत ने भी स्टेरॉयड के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। और किसी बीमारी का होना कोविड के प्रभाव को खराब और दुष्प्रभाव को बढ़ा देता है। तो लेसन ये है, कोविड से बचो तो एक चीज हो गई, लेकिन दूसरा हिस्सा है कि उन बीमारियों का अच्छा इलाज करके कंट्रोल में रखें। ब्लैक फंगस भी नहीं होगा और मॉर्बिडिटी भी, मोर्टेलिटी भी कम हो जाएगी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया के इलाज में होता है, लेकिन कोरोना की पहली लहर में देश में इसका इस्तेमाल कोरोना के मरीजों पर हुआ। इस पर WHO ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसके बावजूद ICMR ने दवा का बचाव किया। अब भी इस दवा को सरकारी गाइडलाइन में मे डू की कैटेगरी में रखा गया है। ये वही दवा है जिसे लेकर अमेरिका इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फरवरी में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने लिखा कि भारत की ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की धीमी रफ्तार मरीजों के लिए खतरनाक है। वहीं द लेसेंट नेचर ने भी भारत में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर सवाल खड़े किए। डॉक्टर जो पर्चे लिख रहे हैं उनका आधार है सरकार की गाइडलाइंस। ये भी हो सकता है कि कई मरीजों को भारत में इस्तेमाल हो रही ऐसी दवाओं से तात्कालिक फायदा हुआ हो, जिनका इस्तेमाल WHO रोक चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज की गाइडलाइन को महामारी के बदलते स्वरूप के हिसाब से तेजी से अपडेट ना किया जाए। इस काम में तेजी लाने की जरूरत है ताकि भारत के लोग कोविड के इफेक्ट के साथ साथ इसके इलाज के साइड इफेक्ट से भी बच सके। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में न सिर्फ वायरस के लक्षण बदले, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हुआ। जाहिर है इसी हिसाब से वायरस को रोकने और बीमारी का मैनेजमेंट करने की नीति भी बदली। कोरोना की पहली लहर मरीजों को एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल टैबलेट, विटामिन C और जिंक दिया गया। तब बहुत कम डॉक्टरों ने आइवोमेक्टिन दवा का इस्तेमाल किया था। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दी गई थी। जो मरीज गंभीर थे उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक और मारक रही। इसमें डॉक्टरों ने आइवोमेक्टिन का प्रयोग पहली लहर के मुकाबले ज्यादा किया। मल्टीविटामिन दिए गए, पैरासीटामोल टैबलेट के साथ साथ स्टेरॉइड का इस्तेमाल बढ़ाया गया। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बहुत से मरीज ठीक भी हुए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले। स्टेरॉइड्स को लेकर ब्रिटेन की एक स्टडी कहती है कि इसे कोरोना मरीज को पहले हफ्ते में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है और शरीर वायरस से लड़ नहीं पाता। बहुत से डॉक्टरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, फैबीफ्लू और टोसिलिजुमैब जैसी दवाएं पर्चे पर लिखी। नवंबर 2020 में WHO ने ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल की सलाह दी थी, लेकिन बाद में इसके असर पर स्टडी आ गई और यह पता चला कि कोरोना के मामलों में यह दवा जीवन रक्षक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इन दवाओं और स्टेरॉइड्स को पर्चे पर लिखकर कई जिंदगियां बचाई गई हैं और तमाम तकनीकी पहलुओं पर फैसला डॉक्टर ही ले सकते हैं, लेकिन दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन को महामारी के दौर में तेज गति से अपडेट करते रहने की भी जरूरत है। देश में ब्लैक फंगस बीमारी अब महामारी का रूप धारण कर चुकी है। देश के 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी शेयर की है, जिसके अनुसार
देश में अब तक ब्लैक फंगस के 5,424 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4,556 मरीज पहले से कोरोना संक्रमित थे, यानी 868 केस ऐसे हैं जिनमें मरीज को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ था, जबकि ब्लैक फंगस के कुल केस में 55% ऐसे हैं जिनमें मरीज डायबिटीज से पहले से ही पीड़ित थे। ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों के बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय है इस बीमारी की दवा की कमी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन इस दवा की डिमांड और सप्लाई का अंतर अभी ज्यादा है और ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। गोरखपुर के रहने वाले राहुल सिंह 5 दिनों से रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के शिकार अपने पिता के लिए एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की एक डोज भी हासिल नहीं कर पाए। यह हाल तब है जब उनके पास इस इंजेक्शन को खरीदने की सरकारी इजाजत है। मैं पिछले 17 तारीख से 19 तारीख से इस लेटर के लिए दौड़ रहा हूँ। ये लेटर बनने में कितना टाइम लगा? ये हमारा 3 दिन ले लिया सर। 3 दिन एक लेटर? हाँ 3 दिन। 19 तारीख से मैं इसके लिए दौड़ रहा हूँ, 22 तारीख को मेरा बना है, लेकिन अभी सर दवा अभी तक हमको उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। हमको सर रोज के हिसाब से 600 mg इंजेक्शन चाहिए और अभी हम जानते हैं 50% भी नहीं लग पाया पापा को। हाँ, यहाँ से हमको एक भी डोज नहीं मिला अभी। ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों का हर राज्य में यही हाल है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की सप्लाई ऊंट के मुंह में जीरे जैसी हो गई है। केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन की करीब 43,000 शीशियां आवंटित की गई हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक 24 मई को सबसे ज्यादा 2,165 केस वाले गुजरात को 4,640 शीशियां, करीब 2,000 केस वाले महाराष्ट्र को 4,060 शीशियां, 663 केस वाले उत्तर प्रदेश को 1,250 शीशियां, 560 केस वाले मध्य प्रदेश को 1,470, करीब 450 केस वाले कर्नाटक को 1,030, 339 केस वाले हरियाणा में 640, 248 मरीज वाले आंध्र प्रदेश को 1,840 और 500 से ज्यादा केस वाली दिल्ली को 400 शीशियां केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित की गई हैं। मोटे तौर पर देखें तो ब्लैक फंगस के औसतन हर मरीज के लिए 2 डोज एम्फोटेरिसिन की आपूर्ति केंद्र की तरफ से 24 मई को राज्यों को की गई है, जबकि अमूमन एक मरीज को रोजाना कम से कम 4 डोज की जरूरत होती है। करीबन 2 लाख इंजेक्शंस का ऑर्डर जो अलग अलग कंपनीज प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनको दिया है। सवाल ये है कि ये कंपनीज को अलॉटमेंट महाराष्ट्र के लिए होना जरूरी है। ये अलॉटमेंट हमें न मिलने की वजह से या जिस संख्या में मिलनी चाहिए वो न मिलने की वजह से हम हमारे पेशेंट्स को जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उस हिसाब से आज मेडिसिन टाइम पर नहीं दे पा रहे। हाईकोर्ट तक कह चुका है कि देश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की डिमांड और सप्लाई में 3 गुना का अंतर है, लेकिन केंद्र सरकार भी हाईकोर्ट को बता चुकी है कि अभी जितने इंजेक्शन मौजूद हैं वो राज्यों को आवंटित किए जा रहे हैं, बाकी आयात किए जा रहे हैं, आने पर मिलेंगे। और देश में 6 कंपनी बनाती थी और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक लिमिटेड थी। हमने तुरंत ही उससे बातचीत की और कहा कि आप तुरंत ही कैपेसिटी को रैंप अप करिए, भविष्य में केस बढ़ भी सकते हैं। सभी कंपनी ने भी प्रोडक्शन बढ़ाया, 3 से 4 लाख प्रति मास वो बना सके कैपेसिटी में आज के दिन में आ चुके। और भी कंपनी जो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बनाना चाहती थी उसके साथ भी हमने बातचीत किया और 5 कंपनी को परमिशन दी गई, वो भी अगले दिनों में प्रोडक्शन में आ जाएंगी। और वर्तमान स्थिति को पहुंचने के लिए इंपोर्ट करने के लिए भी हमने एग्रेसिवली काम किया माइलन कंपनी ने। दवा की कमी को लेकर केंद्र सरकार भविष्य से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी से मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 650 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अकेले लखनऊ में 200 मरीज भर्ती हैं, लेकिन एम्फोटेरिसिन की डोज मिली है सिर्फ 90। एवरेज हम मान के चलते हैं 18 इंजेक्शन तो चाहिए उसको,
तो उस हिसाब से डिमांड जो भी है 50 लोगों की डिमांड है, लेकिन चूंकि ये पेंडेमिक के कारण ये फंगस वाली स्थिति जो है एकदम से उभरी और इस इंजेक्शन की उपलब्धता पूरे भारतवर्ष में 2-3 हजार इंजेक्शन पूरे वर्ष में नहीं खर्च होते थे और एकदम से इसकी डिमांड आ गई है। तो हम अगर कहें तो जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं 2-3-4 हजार इंजेक्शन तो लखनऊ शहर के लिए चाहिए। कुल मिलाकर ब्लैक फंगस की दवा का मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता जा रहा है। लेकिन अचंभा यह है कि मरीजों को जो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, वो ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को कहां से मिल रहा है। लखनऊ से संतेश कुमार शर्मा और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जब इस दवा की तलाश में रिपोर्टिंग करते हुए मैं पहुंची थी दिल्ली के होलसेल मार्केट में, तो वहां पर बताया गया कि पिछले साल तक हालात ऐसे थे कि एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा था, लेने वाले लोग नहीं थे। लेकिन आज सप्लाई बहुत बड़ी समस्या है। सवाल यह है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में सबसे जरूरी एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार की ओर से जो जानकारी जारी की गई है बताते हैं आपको। मई में घरेलू स्तर पर एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन के उत्पादन की दर 1,63,752 डोज प्रति महीना है, जो जून में बढ़कर 2,55,144 डोज प्रति महीना होने के आसार हैं। क्योंकि इस इंजेक्शन का उत्पादन करने वाली 6 कंपनियों के अलावा 5 और कंपनियों को इसके उत्पादन का लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा जून में 3,15,000 डोज का आयात विदेश से किया जाएगा। इस तरह जून में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की 5,70,000 से ज्यादा डोज उपलब्ध होंगी। उसके बावजूद इस इंजेक्शन की कमी नजर आ रही है। डॉक्टरों की माने तो आमतौर पर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में एक मरीज को 25 दिनों तक हर रोज 4 से 8 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, यानी 100 से 200 इंजेक्शन तो एक ही मरीज के लिए जरूरी है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि अगर ब्लैक फंगस के केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो दवाई की कमी को दूर करने के उपाय नाकाफी साबित हो सकते हैं। अब बात सुशील कुमार की। देश का नायक एक रात में खलनायक बन गया। सुशील कुमार ने कल रात जेल में बिताई, तो आज पुलिस सुशील के खिलाफ एक-एक कर सबूत तैयार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सागर की मौत की वजह सामने आ चुकी है, जो सुशील के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है। जिन हाथों ने कभी हिंदुस्तान का झंडा उठाकर देश का नाम रोशन किया था, आज उन हाथों पर खून का इल्जाम है। जो सिर कभी हिंदुस्तान के लिए फक्र से उठा था, आज वो कपड़े में छिपा कर निकल रहा है। जिसे कभी ये पुलिसकर्मी सुरक्षा देने के लिए ड्यूटी पर आते थे, आज वही उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। आज पूरा देश हैरान है। जो कल तक देश के नौजवानों का नायक था, एक रात में वो खलनायक बन गया। ये कहानी देश के सबसे सफल ओलंपिक चैंपियन की है, जिस पर आज हत्या जैसे संगीन आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सुशील से जुड़े पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सुशील के साथ आज क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग ठिकानों पर गई जो केस से जुड़े हुए थे। सुशील कुमार के मॉडल टाउन स्थित फ्लैट पर क्राइम ब्रांच की टीम फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची। इससे पहले ये टीम सुशील के साथ यहां आई थी। क्राइम ब्रांच की टीम यहां से निकली, आप देख पा रहे हैं। ये जो तमाम ये चीजें हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए थे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए थे और जो फ्लैट है उस फ्लैट से तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो निकली हुई है। उसके अलावा फोटोग्राफर भी क्राइम ब्रांच की टीम के साथ यहाँ आप देख पा रहे मौजूद है। पूरे फ्लैट की फोटोग्राफी हुई है और एविडेंस कलेक्ट किए गए। सर ये क्या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है सर? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम अब यहाँ मॉडल टाउन के फ्लैट से निकली है। आपको बता दूं कि इसी फ्लैट में सागर धनखड़ और सोनू जो एक गैंगस्टर है उसका भांजा बताया जाता है, वो इसमें रहते थे। सुशील कुमार भी यहाँ आते जाते थे। तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और अब यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम निकल रही है। बताया जाता है कि इस साजिश की पूरी जड़ ही यही फ्लैट था। इसी फ्लैट में पहलवान सागर धनखड़ किराए पर रहता था, जो कि सुशील कुमार की पत्नी के नाम था। और सागर बिना किराए दिए यहाँ से चला गया।
जिसे लेकर विवाद चल रहा था और ये विवाद ही सागर की मौत की वजह बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सागर धनखड़ की हत्या में इस्तेमाल 3 गाड़ियों से सबूत जुटाए। मॉडल टाउन थाने में खड़ी स्कॉर्पियो में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट घंटों सबूत जुटाते नजर आए। इसके अलावा 2 और गाड़ियों से भी सबूत इकट्ठा किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त मॉडल टाउन थाने में मौजूद है और ये स्कॉर्पियो आप जो देख पा रहे हैं, क्राइम ब्रांच की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट बाकायदा आप देख पा रहे हैं फिंगरप्रिंट की यहाँ पर तलाश की जा रही है। जो ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, ये स्कॉर्पियो गाड़ी आपको बता दूं जांच में पता चला है कि नीरज भवानिया गैंग के गुर्गों की है और इसी गाड़ी में बैठकर जो हरियाणा के झज्जर से कुछ लोग आए थे जो सुशील कुमार के समर्थन में थे और उन्हीं लोगों ने सुशील कुमार के साथ सागर धनखड़ और सोनू की पिटाई की थी। मौके से ये सीज हुई थी स्कॉर्पियो कार और आप देख पा रहे हैं बाकायदा जो क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, वो इन गाड़ियों से फिंगरप्रिंट्स वो इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियां और सीज की थी। ये स्कॉर्पियो गाड़ी में ही डबल बैरल की जो बंदूक है वो बरामद की गई थी। तो तमाम यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो कर रही है और इसके अलावा जो 2 और गाड़ियां उससे भी एविडेंस कलेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जबकि दूसरी गाड़ी देखिए, एक ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जबकि ये दूसरी गाड़ी है, इसमें से भी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो सबूत तलाश कर रहे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी में ही हरियाणा के झज्जर से नीरज पवाना के गुर्गे सुशील के समर्थन में आए थे। इसी गाड़ी से हथियार भी बरामद हुआ था। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंची, जहां सागर धनखड़ नाम के पहलवान की पिटाई के बाद मौत हुई थी। पहलवान सागर धनखड़ को 5 मई की आधी रात 2:52 पर पहले पास के अस्पताल BJRM हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां सुबह 7:15 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सागर धनखड़ के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से उस पर वार किया गया, क्योंकि शरीर पर 1 से 4 सेंटीमीटर के गहरे जख्म मौजूद थे। ये जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियों तक चोट पहुंची थी। छाती और पीठ पर 5 सेंटीमीटर और पीठ पर 15x4 सेंटीमीटर के जख्म पाए गए। उसका विसरा और ब्लड सैंपल जांच के लिए सील बंद कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सागर धनखड़ की मौत की वजह सिर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार करने से हुई। डॉक्टरों की राय है कि शरीर पर पाए गए सभी चोट के निशान मौत के पहले के हैं। उधर पहलवान सुशील कुमार रेलवे में सीनियर कमर्शियल मैनेजर के पद पर है। इस केस के बाद रेलवे ने उनको सस्पेंड कर दिया है। वो दिल्ली गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर थे, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेलवे ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। यानी एक के बाद एक सुशील कुमार पर मुसीबत गिर रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सुशील की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और आशुतोष के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.aajtak.in या फिर आप डाउनलोड करें आज तक का मोबाइल ऐप। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।